नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एक स्कॉर्पियो सीधे नदी में जा गिरी है। बताया जा रहा है कि एक बड़ी घटना हुई है। यहां पर एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर गंडक नहर में पलट गई। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गंडक नहर की है। उफनती नहर में स्कॉर्पियो पलटने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई और गाड़ी में सवार चालक को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि गांव का ही लड़का स्कॉर्पियो चला रहा था। अचानक स्टीयरिंग फेल होने के कारण स्कॉर्पियो बेकाबू होकर नहर में पलट गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रैक्टर की मदद से स्कॉर्पियो को नहर से बाहर निकाल लिया गया। देखिए, 10 जुलाई को सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए एनडीए की मजबूती को लेकर के बातचीत की जाएगी। एनडीए नेताओं की ये बड़ी बैठक है। 10 जुलाई को सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी द्वारा बुलाई गई इस तरह की पहली बैठक है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ ही सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास में बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व सीएम नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी पांचों घटक दलों के बीच जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय, एकजुटता के साथ सरकार के काम को जनता तक ले जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही सभी दलों के जिलाध्यक्षों से सरकार की नीतियों और जनहित के काम को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा और धरातल पर और अच्छे से उतारने को लेकर सुझाव भी लिए जाएंगे। 10 तारीख को एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष, सरकार में सभी माननीय मंत्री, वरिष्ठ नेता एनडीए के, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बैठक बुलाई गई है। तो ये सभी लोग से बातचीत करना, सभी जिलाध्यक्ष आपस में बातचीत करेंगे, समन्वय करेंगे। तो सरकार एनडीए की चल रही, तो ये अच्छी पहल भी है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि एनडीए के सभी जिलाध्यक्षों से बातचीत करना। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने ये पहली बैठक इस तरीके की बुलाई है, जिसमें जमीनी स्तर के जो एनडीए के नेता होंगे, जिलावार जो नेता होंगे, उन्हें बुलाया गया। हाँ, देखिए, प्रदेश स्तर के जो एनडीए के नेता वो तो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन एक साथ सामूहिक रूप से पांचों दल के जिलाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के सभागार में आकर आपस में मिलना जुलना, कुछ बातें हैं तो बातचीत करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी पहल है कि सभी पांचों दलों के सभी जिलाध्यक्षों को अपने आवास पर बुलाकर उनसे बातचीत करना। नहीं, कोई भी विषय नहीं, मिलना जुलना, कहीं कोई विषय है तो वो भी रख देना। लेकिन ये बड़ी पहल और अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि एनडीए के, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि 5 पांडव एकजुट है। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस एनडीए की बैठक को लेकर के बयान दिया है और कहा है कि एक बड़ी पहल, महत्वपूर्ण पहल सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से की गई है। जिलाध्यक्ष जो पहुंचेंगे इस बैठक में, उनसे जो फीडबैक मिलेगा उससे नीति बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिस बैठक में एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ सभी जिला अध्यक्ष भी होंगे, सभी पार्टियों के। हमारे साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा है। संजय जी, एक बड़ी बैठक सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बुलाई है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट बैठक है, क्योंकि पांचों पार्टी के जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में रहेंगे, एनडीए के सारे मंत्री रहेंगे और जो सीनियर लीडर हैं सारे लोग रहेंगे। और पर्पस एक ही है, जो सरकार काम कर रही है उनसे भी फीडबैक लेना, हर एक जिला का जो सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है, वही हमारे फेस हैं हर एक जिला में, और उनका क्या सुझाव है वो भी सुझाव लेना। और उस बैठक में नीतीश जी भी रहेंगे, जो बैठक होने वाली है सीएम के यहाँ। और मेरे ख्याल से पूरा एनडीए का उद्देश्य एक ही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है, वो जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, और ये डबल इंजन की सरकार है, मैं जरूर आपके माध्यम से बता देता हूं, जो भी हम लोगों ने कहा है उससे ज्यादा करके अगले 5 साल में ये सरकार करके दिखाएगी। चाहे वो 1 करोड़ नौकरी की बात हो, चाहे बिहार में इन्वेस्टमेंट की बात हो। उद्देश्य तो यही है ना कि बिहार में रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट आए, और उसके लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म तैयार है। जमीनी स्तर के नेता जो जिला अध्यक्ष होते हैं, उनसे मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और उनसे फर्स्ट हैंड फीडबैक लेना सरकार के कामकाज का,
कोई कमी है तो वो फीडबैक लेना, आपसी कोऑर्डिनेशन भी। और आप जानते हैं कि उनके फीडबैक लेने से एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि आप जो नीति बनाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उसमें बड़ा इनपुट मिलता है कोई भी डिसीजन लेने में। इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। देखिए 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और ऐसे में आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है ना कि 2025 विधानसभा चुनाव में इसी सीट से रेखा गुप्ता जो है वो चुनावी मैदान में थी और एक बार फिर से इसी चेहरे पर भरोसा आरजेडी की तरफ से जताया गया है। पार्टी की तरफ से जताए गए भरोसा को रेखा गुप्ता अपनी जीत का ताकत मान रही हैं। इनका कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कई गुना अधिक समर्थन बांकीपुर की जनता को हमें मिल रहा है। खासकर महिला ताकत हमारे साथ खड़ी है और इस बार चुनाव में उनकी जीत तय है। फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया, तेजस्वी लालू ने भरोसा जताया है। क्या आपको लगता है कि बांकीपुर की जनता इस बार भरोसा आप पे जताएगी? बिल्कुल बिल्कुल। बांकीपुर की जनता पिछली बार भी मेरे साथ थी और इस बार भी मेरे साथ है और इस बार हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समर्थन मिल रहा है। जिस हिसाब से बांकीपुर में समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं जिसके लिए आम जनता संघर्ष कर रही है, तो उन समस्याओं को सुन रही हूं और पूरी कोशिश करूंगी कि उनके विचारों पे, उनके उम्मीदों पे खरी उतरूं और सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है वो पिछली बार आपके साथ खड़ी थी, इस बार कांग्रेस में अलग अलग सुर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। नहीं, वो बस ऐसा कुछ नहीं है। पूरे महागठबंधन हमारे साथ है और महागठबंधन की राय से ही मैं आरजेडी के द्वारा उम्मीदवार हूँ। क्या राहुल का आशीर्वाद मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार भी था, इस बार भी है। पूरे महागठबंधन एकजुट होकर के, जितने भी घटक दल हैं सारे हम लोग एकजुट हैं और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन नहीं लगता कि बीजेपी का जो किला है उसको ध्वस्त करना आपके लिए पिछले बार आसान नहीं था? इस बार क्या लगता है, कितना अस्वस्थ हैं अपनी जीत को? नहीं, पिछली बार भी जनता का आशीर्वाद मिला और देखिए संघर्ष में ही सफलता छुपी हुई है। मैं संघर्ष कर रही हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ, लोगों को समझा रही हूँ कि जिनको आपने जिताया वो तो चले गए, लेकिन हार कर भी मैं आपके साथ हूँ और आपके लगातार संपर्क में, जनता के संपर्क में। रेखा जी, बांकीपुर के 5 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जिसको आप देख रही हैं कि वो उस पर काम नहीं कर पाए नितिन नवीन या एनडीए की सरकार उसको उस समस्याओं को दूर करने में असमर्थ रही है, जिसको आप दूर करना चाहती हैं। देखिए सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा। आप आए दिन देख रहे होंगे, अभी तत्कालिक घटना है, मुख्यमंत्री आवास के बगल में एक बच्ची को रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। और भी इस इलाके में एक पिता के सामने उसकी बेटी को ले जाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले महिला की सुरक्षा। आप आए दिन देख रहे होंगे मॉर्निंग वॉक में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग हो जा रही है। गलियों की हालत इतनी खराब है, एक ही सड़क को 6 महीना में 6 बार तोड़ना, 6 बार जोड़ना तो आम हो गया है। महिलाओं ने मन भी बना लिया है कि एक बार महिला को इस बार बांकीपुर विधानसभा से जिताया जाए। चलिए, तो ये रेखा गुप्ता थी, अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और कहना है कि महिला जो नारी शक्ति है उनकी पूरी ताकत इनके साथ है। खुद भी ये नारी हैं तो लोगों का ये इनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि नारी शक्ति इस बार बांकीपुर का नेतृत्व करे। खैर, देखना ये है कि चुनाव के परिणाम के बाद क्या जीत का सेहरा रेखा गुप्ता के सर आता है या फिर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर एक बार फिर से विधानसभा जाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट केस मामले को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है और बताया जा रहा है कि जो याचिका डाली गई थी दोषियों की तरफ से, उस याचिका को, अपील को खारिज किया है गुजरात हाई कोर्ट ने। 49 दोषियों की सजा हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है। 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद मिल चुकी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज की है। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां पर पुलिस ने एक संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद से हड़कंप भी मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा भाई के संपर्क में था। वो अपने 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। मामले की संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस पूरे सिंडिकेट और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए
केंद्रीय जांच एजेंसियों सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल किया गया है, जो आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 6 जुलाई को मध्यरात्रि के कुछ देर बाद थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सीमा पार के नेटवर्क से सभी के साथ सहयोग करने वाले एक स्थानीय जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे वहाँ पर, तो थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद सद्दाम मोहम्मद शमशेर, ग्राम मिल्की खानपुर, तारापुर थाना का है। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और देसी पिस्तौल बरामद हुई है। और मुख्य रूप से जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके दो और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में रखता अनुसंधान भी किया। राजधानी दिल्ली पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। खबर ये सामने आई, आरोप ये लगा कि पेट्रोल पंप से हमले की तैयारी थी, लेकिन किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क ने काम किया, हथियारों को लेकर के क्या खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, आईएसआई नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़, पेट्रोल पंप से हमले की थी तैयारी, स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, 6 गिरफ्तार। दिल्ली दहलाने की साजिश, पाकिस्तान से बैठकर बुना जा रहा था नेटवर्क और निशाने पर थे पुलिस प्रतिष्ठान, लेकिन इससे पहले ही आतंक का ये प्लान जमीन पर उतरता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। पहले मॉड्यूल में गिरफ्तार दानिश और सलमान पर आरोप है कि वे दिल्ली में पेट्रोल पंप से हमला करने की तैयारी कर रहे थे। दोनों उत्तर प्रदेश के खतौली के रहने वाले हैं और शहजाद भट्टी के सहयोगी हुनैन राणा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि हमला करने के बाद उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजने की भी योजना थी। स्पेशल सेल की टीम्स एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लगातार एक्शन करती हैं। इसी सीरीज में एक शहजाद भट्टी नेटवर्क काफ़ी एक्टिव है, जिसके खिलाफ सेल की टीम उससे कहीं ज़्यादा एक्टिव है और हमने इनके कई मॉड्यूल्स पास में भी बस्ट किए हैं। अभी इसके 2 मॉड्यूल्स पकड़े हैं डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी की टीम ने। इस मॉड्यूल में 2 पार्ट्स हैं। पहला मॉड्यूल है 2 लोगों का, जिसमें दानिश और चांद मियां, दानिश और चांद मियां एक आदमी है और दूसरा उसके साथ है सलमान। ये दोनों खतौली के रहने वाले हैं। ये दिल्ली में एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पे या किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पे जो इनके टारगेट थे, वहाँ पे पेट्रोल बम फेंकने आ रहे थे। इनके पास से पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और इनको निक ऑफ द टाइम में कल पकड़ा गया रात में, और एक जो दुर्घटना हो सकती थी उसको अवॉइड कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने दोनों आरोपियों को विजय घाट इलाके से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 पेट्रोल बम, रेकी की वीडियो, आपत्तिजनक चैट, एक मॉडिफाइड बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो राजधानी में बड़ा हमला हो सकता था। ये डायरेक्टली टच में था एक हुनैन राणा, जो कि शहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है, और शहजाद भट्टी जैसा आप जानते हैं कि आईएसआई का एक प्रोटेजे है, जो आईएसआई के बेहस पे एक गैंगस्टर है जो काम करता है अपने ग्रुप के साथ में। इनके पास से 3 पेट्रोल बम्स, कुछ इंक्रिमिनेटिंग चैट्स हैं इनकी, वो मिली हैं। वीडियोस हैं, जो टारगेट्स के वीडियो हैं वो इनके पास से मिले हैं, और एक स्टोलन मोटरसाइकिल वो इनके पास से मिली है। दूसरे मॉड्यूल में तैयब, फजल अली, जुबेर और मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जांच के मुताबिक ये सभी हसन गुर्जर उर्फ आजादी पंछी के संपर्क में थे, जो शहजाद भट्टी का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। आरोप है कि ये गिरोह पंजाब के रास्ते अवैध हथियार दिल्ली एनसीआर और दूसरे राज्यों तक पहुंचाता था। इस मॉड्यूल के पास से 3 अत्याधुनिक पिस्टल, जिनमें 2 चाइनीज स्टार पिस्टल शामिल है, बड़ी संख्या में कारतूस, संदिग्ध चैट और वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने संभावित टारगेट की रेकी भी की थी, हालांकि सुरक्षा कारणों से उन स्थानों का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के निशाने पर दिल्ली के कई पुलिस प्रतिष्ठान थे।
शुरुआती जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया और आजादी पंछी नाम की आईडी के जरिए युवाओं को पैसे का लालच देकर इस नेटवर्क से जोड़ा जाता था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क की जड़ें देश में और कहां-कहां तक फैली है। इस ऑपरेशन में हमने 2 मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, जिनमें शहजाद भट्टी नेटवर्क के हैंडलर्स इन्वॉल्व थे। पहला मॉड्यूल जिसमें 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है विजय घाट एरिया से। इसमें दानिश और सलमान, जिनको टारगेट दिया गया था कि वो किसी वाइट इंस्टॉलेशन या किसी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पे पेट्रोल बॉम्ब से हमला करेंगे, उनको हमने अरेस्ट किया है। ये लोग टच में थे हुनैन राणा के, जो कि शहजाद भट्टी का ही एक एसोसिएट है। दूसरा मॉड्यूल है 4 लोगों का, जो आर्म्स ट्रैफिकिंग का मॉड्यूल था। ये लोग हसन गुजर, एक हैंडलर है पाकिस्तान का, जो कि सजाद भट्टी का ही एसोसिएट है। उसके थ्रू ये ड्रोन से वेपन्स रिसीव किया करते थे और उस वेपन्स को ये आगे बेच के उसकी जो प्रोसीड है वो पाकिस्तान में भिजवाया करते थे। राजधानी पर हमले की कथित साजिश, पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के तार और 6 गिरफ्तारियां। फिलहाल स्पेशल सेल इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ 2 मॉड्यूल तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। आने वाले दिनों में जांच से कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां पर पीएमसीएच में नर्सों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कार्य बहिष्कार इन्होंने कर दिया है। बताया जा रहा है कि इंटर्न डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप है और इंटर्न डॉक्टरों के विरोध में प्रदर्शन पर पीएमसीएच के जो नर्स हैं वो उतर आई हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। नर्स के पति की मौत हुई थी, इलाज के दौरान मौत हुई थी। अब नर्स राज्य महिला आयोग में जाएंगी। तो बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां पर नर्स के पति की मौत हुई थी, इंटर्न डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगा था। अब राज्य महिला आयोग ये नर्स पहुंचेंगी। कार्य बहिष्कार कर दिया है इन्होंने, प्रदर्शन पर उतर आई हैं। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। रजनीश, अब नर्सों का प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है और काज ठप करके उसके बाद प्रदर्शन करने के लिए उतर गई है। लगातार अस्पताल के अधीक्षक हैं या अपने डॉक्टर हैं वो समझाने में जुटे हैं। तकरीबन 200 से 250 की संख्या में नर्सें जो है प्रदर्शन करने के लिए निकल गई हैं और साफ तौर से आरोप है कि जो इंटर्न डॉक्टर हैं जिन्होंने नर्स के परिजनों की पिटाई की है उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि नर्स पति की मौत के बाद ये बवाल बढ़ा है और इंटर्न डॉक्टर पर आरोप लगा है कि उनके पति की और परिजनों की पिटाई की गई थी। कुल मिलाकर अभी अस्पताल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि नर्सें काम पर कैसे लौटेंगी, हंगामा कैसे शांत हो। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को पूरी जानकारी मिल गई है और लगातार अभी समझाने में प्रशासन जुटा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं और इस विदेश दौरे के दौरान इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और जो रिकॉर्ड है, एक और जो बड़ी उपलब्धि है वो उनके नाम शामिल है। बता दें कि द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ जो भारतीय मूल के रहने वाले लोग हैं उनसे भी लगातार संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर कि पीएम मोदी को बिंटांग आदिपूर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम ने इंडोनेशिया का आभार जताया है। कहा कि आज से भारत इंडोनेशिया का सुनहरा अध्याय शुरू हुआ है। भारत इंडोनेशिया युवा ऊर्जा से भरे देश हैं। तो प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में सम्मानित होते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वोच्च सम्मान जिसे बिंटांग आदिपूर्णा कहा जाता है और इसी सम्मान से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। जाकार्ता की तस्वीर सामने आई है जहां आज काफी अहम दिन है दोनों देशों के लिए। बता दें कि इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी से गले मिलकर उनका अभिवादन किया है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर और द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, डिजिटल सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करेंगे और शाम को प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे।
ऐसे में आज की यात्रा भारत इंडोनेशिया रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंडोनेशिया दौरा बेहद ही अहम है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिन पर बातचीत होनी है और इन दिनों दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और मजबूत होंगे, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर दोनों देशों के संबंधों में नया विस्तार दिखाई देगा। दुनिया में भारत को अब सिर्फ रणनीतिकार साझेदार नहीं बल्कि विकास मॉडल और डिजिटल समाधान देने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। भारत की यूपीआई प्रणाली की इंडोनेशिया की QRIS व्यवस्था को जोड़ने की तैयारी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंडोनेशिया दौरा किन किन मसलों को लेकर के काफी खास है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। और बता दें कि दुनिया में भारत को अब सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि विकास मॉडल और डिजिटल समाधान देने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। भारत की यूपीआई प्रणाली और इंडोनेशिया की QRIS व्यवस्था को भी जोड़ने की तैयारी है। और देखिए राजेश, इस बीच बड़ी खबर जहां पर रामेश्वर उरांव से पूछताछ और इससे पहले उनके बेटे से भी पूछताछ दफ्तर बुलाकर के की गई थी। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले में आज पूछताछ होनी है। ईडी के दूसरे समन पर दफ्तर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं, जिनसे पूछताछ होनी है। सोमवार को रोहित उरांव से पूछताछ हुई थी। रोहित से करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव है। बता दें कि 23 अगस्त 2023 को घर पर रेड हुई थी, जब शराब घोटाले मामले को लेकर के एक्शन देखने को मिला था। और इसी मामले में रामेश्वर उरांव से पूछताछ होनी है। और कल उनके बेटे रोहित उरांव से करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, जिसमें कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश ईडी की तरफ से की गई थी। रामेश्वर उरांव आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो भी बताना होगा वो हम ईडी कार्यालय में बताएंगे, हम बाहर कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने पुलिस की नौकरी की है, हमें पता है कि नौकरी बरकरार रहेगी। बिल्कुल रामेश्वर उरांव आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे जो पूछताछ होगी वो हम अंदर बताएंगे। तमाम मामले को लेकर जो भी पूछताछ होगी उसका जवाब ईडी को दिया जाएगा। कथित शराब घोटाले मामले में उन्हें तलब की गई है, इससे पहले उनके बेटे से पूछताछ की गई थी। और आज जब वो यहाँ पर आए हैं तो देखना होगा कि ईडी कौन कौन से कागजात इनसे मांगती है और आगे की क्या प्रक्रिया होती है। पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो कल इनके बेटे से पूछताछ हुई, रामेश्वर उरांव को आज बुलाया गया। अब देखना होगा कि रामेश्वर उरांव से, क्योंकि ये दूसरे समन पर वो आए हैं, इससे पहले समन पर उन्होंने वक्त मांगा था कि थोड़े दिन के बाद हम आएंगे, लेकिन उन्हें वक्त अधिक दिनों का तो नहीं मिला। करीबन 1 हफ्ते के बाद एक बार फिर से जब वो यहाँ आए हैं तो यहाँ उनसे पूछताछ होगी और इन पूछताछ के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि शराब घोटाले मामले में किसके किसके तार जुड़े हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नालंदा में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण के बाद से इनको शपथ भी दिलाई गई है, तो एक और नई मजबूती मिलेगी। 162 प्रशिक्षु सिपाहियों को प्रशिक्षण के बाद शपथ दिलाई गई। बता दें कि कड़ी मेहनत और लगभग 6 महीने की कठोर अनुशासन के बाद ये जवान अब बिहार पुलिस और देश की सेवा में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईजी जितेंद्र राणा ने परेड की सलामी ली। आप लोगों ने शपथ ली है कि पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में कार्य करेंगे, तो आपके हर कार्य में शुचिता नजर आनी चाहिए और किसी प्रकार से किसी भी वरीय पदाधिकारी को या जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ में आपके व्यवहार में या जो आपके पास में फरियादी इत्यादि आते हैं उसमें आपके ऊपर में किसी प्रकार का भी लांछन नहीं लगना चाहिए। तो ये शुचिता अपने कार्यशैली में, अपने टर्नआउट में, अपने चाल ढाल में, अपने व्यवहार में बनाकर रखें और आज से आप देश की सेवा में समर्पित हैं। मुझे आशा है कि आप सभी अपने परिवार के, अपने अभिभावकों के और देश की जो भी आकांक्षाएं हैं आपसे उन सभी पर खरे उतरेंगे। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।